सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि विसरित प्रकाश जो परावर्तन है उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं और विसरित प्रकाश परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली बात, अगर हम लोग विसरित प्रकाश परावर्तन देख करके चलते, छोटा सा टॉपिक है, पहले हम लोग इसको यहाँ से देख लेते हैं कि बच्चे यहाँ से क्या होगा विसरित प्रकाश परावर्तन। इस चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि विसरित प्रकाश जो होता है एक्चुअली में एक प्रकार का बच्चों यहाँ से क्या होगा परावर्तन होता है। ठीक है, तो विसरित प्रकाश परावर्तन, विसरित का मतलब क्या होगा फैलता हुआ परावर्तन। इसका मतलब कैसा होता है बच्चों, फैलता हुआ हमको क्या दिखाई दे, परावर्तन दिखाई देता है। जब किसी प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, खुरदरी सतह पर पड़ने का मतलब क्या होगा, जो सतह बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, जब उस खुरदरी सतह पर पड़ करके जाएंगी, मतलब वो सतह जब ऐसे जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो एक प्रकाश की किरणें अगर उसके ऊपर पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल करके जाती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा किरणें निकल के जाएंगी, जिस वस्तु पर पड़ेंगी, इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो ये वस्तुएं हमको बहुत ज़्यादा क्या होती है, साफ़ सुथरी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, साफ़ सुथरी ये वस्तु हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो विसरित प्रकाश परावर्तन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि जो अखबार वाला पेपर होता है वो सबसे रद्दी पेपर होता है, इसीलिए तो उसे रद्दी पेपर कहा जाता है ना। तो जो रद्दी पेपर होते हैं, अखबार के पेपर होते हैं, बहुत घटिया किस्म के पेपरों में ये सब छापे जाते हैं, ताकि उसमें जो चित्र वगैरह छपा होता है, जो लिखावट की गई होती है, उस पर पढ़ने वाले जो प्रकाश होते हैं वो फैलते हुए व्यक्ति की आंखों में, पढ़ने वाले की आंखों में पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा उसी किस्म का रद्दी किस्म का एक प्रकार का ये हमारे पास में पेपर है। ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा ये क्या है, रद्दी है। इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका विसरित प्रकाश परावर्तन होगा। तो हमारी आंखों पर एक किरण नहीं, बहुत सारी किरणें पड़ेंगी, तो इस पर जो अक्षर लिखा है वो हमको बहुत साफ साफ दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये जो पेपर है ये खुरदुरा पेपर है, बहुत चिकना पेपर नहीं है। जैसे कभी कभी बहुत चिकना पेपर होता है, जब उसको सूर्य के प्रकाश में लेते हो बहुत चिकना पेपर होगा, तो जब पेपर इतना लाइट मारेगा तो अक्षर हमारी आंखों में जाकर के दिखाई देगा। कह रहे हैं कि सर नहीं, वो अक्षर हमको इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे सकता है। जब वो अक्षर इतना बढ़िया आपको नहीं दिखाई देगा तो पढ़ कितने अच्छे तरीके से पाओगे। तो विसरित प्रकाश परावर्तन का जो उदाहरण आपको दिखाई देते हैं ये बच्चों दैनिक जीवन में ये है कि अखबार वगैरह में जो प्रिंट किए जाते हैं ना, उस पर हम लोगों को क्या होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि विसरित प्रकाश परावर्तन का उदाहरण छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए वहाँ पर किया जाता है। हमने कहा हाँ भाई साहब, विसरित प्रकाश परावर्तन का उदाहरण वहीं पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में विसरित प्रकाश परावर्तन। आज बच्चों हम लोग देख करके चलते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। आज का जो हमारे पास में टॉपिक था, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से पहले समझ करके चलेंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है पहले ये समझते हैं, ध्यान से देख करके चलना। तो आज की हेडिंग हम लोग बच्चों यहाँ से ये लगा करके चल रहे हैं कि सर इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोला जाएगा। अब देखो जो यहाँ से प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज होगा। क्या होगा, ये इमेज होता है। इमेज क्या होते हैं, जैसे हमने कहा इमेज का मतलब एक प्रकार की छाया होता है। जैसे हमने कहा ये मैं मार्कर लिया, देखो इसके ऊपर आप लोगों की इसकी परछाई हल्की हल्की बन रही होगी, तो जो परछाई होती है उसी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसको चाहे तो बच्चों आप लोग अपनी लैंग्वेज में चाहे तो क्या बोलो, इसे तो चाहो तो बच्चों आप लोग क्या बोलो, परछाई बोलो, या तो इसे आप लोग चाहो तो क्या बोलो, जो छाया बोलो। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसे क्या कहते हैं, इमेज या प्रतिबिंब कहा जाता है। अब ये जो छाया होती है, प्रतिबिंब होता है, इसे सर परिभाषित कैसे करते हैं, किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु की छाया को या परछाई को ही क्या कहते हैं, उसका इमेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु की छाया या परछाई को ही उसकी इमेज कहा जाता है। लेकिन ये जो इमेज बन रही है ये दर्पण में बनेगी, तो दर्पण वाली जो इमेज होगा उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसकी जो परछाई या छाया बनती है उसी को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की जो आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना, किसी वस्तु से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आप लोगों को प्रतिबिंब अगर कभी कोई बोलेगा तो दर्पण में
दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की जो छाया बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे मैं एक यहाँ से बच्चों क्या रख देता हूँ, दर्पण रख देता हूँ, देखो ध्यान से। अब एक मैंने यहाँ से दर्पण रखा और एक मैंने यहीं से बच्चों क्या रख देता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन रख दिया। अब बताओ जो मैंने यहाँ से मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, ये देखो कि सर ये जो है मोबाइल फ़ोन है। अब इस मोबाइल फ़ोन का इमेज जो बना है इस वस्तु के इस साइड में यहाँ से बच्चों बना हुआ है। अब देखो इस साइड में इस वस्तु का जो इमेज बना हुआ है, यहाँ से हमने कहा कि भाई साहब इसका इमेज बना हुआ है, तो हमने कहा कि तुम देखो इस वस्तु का इमेज इसमें बना, तो हमने कहा कि ये जो हमने रखा था ये हमारे पास में बच्चों क्या है, वस्तु है, और ये उस वस्तु का बच्चों क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। बच्चों इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, परछाई बोलेंगे। इसे इस वस्तु की क्या बोलते हैं, छाया बोला जाता है। तो इमेज कहीं ना कहीं से ये बातें समझ में आई कि ये इसी वस्तु की होती है, ये दूसरी नहीं होती है। अब हमने कहा सर दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने कहा कि सर जो परछाई होती है शीशे में बनती है और एक परछाई जो होती है बिना शीशे के बनती है। तो हमने कहा कि ये जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होगा। एक प्रतिबिंब तो बच्चों जो बनेगा कैसा बनेगा, शीशे में बनेगा, और एक प्रतिबिंब जो हमारे पास में होता है बिना शीशे के बनता है। तो हमने कहा बच्चों जो प्रतिबिंब बिना शीशे के बनता है इसका मतलब वो अलग टाइप का प्रतिबिंब होता है, और एक प्रतिबिंब हमारे पास में ऐसा होता है जो कि अलग टाइप का प्रतिबिंब बनता है। तो हमने कहा कि ध्यान से देखो, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बच्चों कुल मिलाकर के कितने टाइप के हैं, दो टाइप के प्रतिबिंब होते हैं। पहली बात ये, प्रतिबिंब होता क्या है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। अभी दर्पण पढ़ रहे हो तो दर्पण समझो, लेंस में चलेंगे तो लेंस में समझाएंगे। अब हमने कहा कि दर्पण के की तरह कौन काम करता है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, दर्पण। दर्पण की तरह काम करता है सर पानी, दर्पण की तरह काम करता है पेंट, और दर्पण की तरह सर काम करती है क्या, कहीं पर अगर पॉलिश वगैरह कर दी जाती है तो वो भी इसी का काम करती है। हमने कहा ठीक है ये भी ऐसा इसका काम करेगा। हमने कहा बिल्कुल सही। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि परछाई होती क्या है, ये दर्पण का प्रतिबिंब होता क्या है। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उस दर्पण में उस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे नाम क्या दिया जाता है, प्रतिबिंब दिया जाता है। सर दो चीज़ें मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। एक तो अब ध्यान से समझना सर बच्चों, यहाँ से हम लोग अगर ये समझ के चलेंगे कि सर अगर हमारे पास में कहीं पर ये देखा जाएगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है, तो हमने कहा हमेशा दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है। सर जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा हाँ, एक तो बच्चों जो प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा। कह रहे हैं कि सर ठीक है वास्तविक। और दूसरा प्रतिबिंब जो बच्चों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। हमने कहा चलो ये भी सही है, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब और इसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। सर वास्तविक होता क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही, तुमको वास्तविक समझ में नहीं आ रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रियल में काटती हैं। जैसे हमने कहा पहले ये समझो, अभी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा ये नहीं आपको नहीं समझ में आया। तुम अगर लाइट के सामने खड़े हो, बल्ब इधर, मैं इधर जला हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे हाथ का प्रतिबिंब यहाँ पर ये देखो परछाई बन रही है। इसका मतलब ये जो परछाई बन रही है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब इसका है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे सामने मैं टॉर्च मार देता हूं तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो तुम्हारा कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि तुम्हारी फ़ोटो मैं मोबाइल कैमरे में खींच लेता हूं तो वो तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा होगा, सर आभासी प्रतिबिंब होता है। और तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें शीशे में मैं दिखा रहा हूँ तो वो तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा होता है, सर वो प्रतिबिंब भी एक प्रकार का कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब ही होता है। क्योंकि सर क्या बात कर रहे हैं, वो भी आभासी प्रतिबिंब है। नहीं, हमने कहा हाँ बिल्कुल वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर मैं ध्यान देने योग्य बात कहूँ, जैसे आप लोग PVR वगैरह में कभी देखे हो, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा जो पढ़ाते हैं, किताब में टॉर्च मारे तो उसका प्रतिबिंब जा करके पर्दे पर बना तो टीचर वहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे टॉकीज वगैरह में
प्रोजेक्टर से लाइट मारी जाती है पर्दे पर, तब उसमें उस वस्तु का क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। सैयारा मूवी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आजकल ना, तो उसमें जो होता है सब लोग कुर्सी पर बैठे होते हैं, सामने एक स्क्रीन का पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर जाकर के फोकस मारते हैं, टॉर्च मारते हैं। जैसे मैं यहाँ से टॉर्च मारूँ तो यहाँ से पर्दे पर आकर के स्क्रीन पर दिखेगा, तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ज़्यादातर जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं हम लोगों की तरह, ठीक है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो ज़्यादातर क्या होता है, स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। ये प्रोजेक्टर वाला था इसलिए आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे दिया, तो हम लोग साफ सुथरे और स्पष्ट के तरीके से पहचान तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत कम कंक्लूजन पहचान पाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकें उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, चलो सर ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या टांग दिया, पर्दा टांग दिया। अब बताओ पर्दा टांगा और तुम इधर से क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ से टॉर्च मार रहे हो। बताओ जब तुम यहाँ से टॉर्च मारे तो मेरा प्रतिबिंब जा कर के इस पर्दे पर बना ना, मेरा प्रतिबिंब जब इस पर्दे पर बना तो हमने कहा कि ये तुम्हारे सामने बच्चों क्या खड़ी थी, वस्तु, और ये वस्तु का क्या होता है, इमेज होता है, ये उस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सका। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरा इसको हटा करके तुम यहाँ से एक दर्पण लगा दो। भाई साहब जब तुम एक यहाँ से दर्पण लगा दिए तो दर्पण के अंदर जो मेरा प्रतिबिंब जा करके बन गया, अब हमने कहा कि इस प्रतिबिंब को इस पर्दे पर तुम प्राप्त कर दो, तो कह रहे हैं कि सर ये प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं जा सकता है। जब ये प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं जा सकता है हमको, तो ये कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर ना प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कहते हैं। जैसे शीशे में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। मोबाइल कैमरे में आने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो सर एक बात तो ये जान करके रखना, अब हमने कहा कि जैसे कभी कभी इसकी परिभाषा, पहले बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। तो हमने कहा सर वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, जैसे हमने कहा एक मैंने यहाँ से क्या रख दिया, दर्पण। जैसे एक मैंने यहाँ से ये देखो कोई वस्तु मैंने रख दिया, दो प्रकाश की किरणें यहाँ से चल करके जा रही हैं। जब दो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ पे काट करके ये ऊपर चली गई, ये नीचे चली गई, तो यहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो दो प्रकाश की किरणें जब वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, दो प्रकाश की किरणों के काटने के कारण जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो भी क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और हमने कहा कभी कभी बच्चों आभासी प्रतिबिंब का भी हम लोगों को दे देता है कि सर आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे मैंने यहाँ से क्या लगा लिया सर, ये दर्पण लगा लिया, इधर से एक किरण चली गई टकरा करके ये वापस लौट गई, इधर से एक किरण चली गई टकरा करके वापस लौट गई, तो ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, चली तो इधर ही गई है, तो यहाँ पर महसूस होगा एक प्रकार का, यहाँ से क्या होगा, आभास होता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। रियल में थोड़ी काट रही है किरण, जब किरण रियल में काटेगी तो जो बनेगा रियल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब प्रतिबिंब रियल में नहीं काटेगा तो रियल इमेज उसका नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब जब प्रतिबिंब रियल में काटेगा तो बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलेंगे। जब प्रतिबिंब रियल में नहीं काटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। इतना बात समझ में आया। तो अगर कभी भी इमेज लिख दिया है, IR लिखा, तो समझ लो कि ये रियल इमेज है। अगर कभी IV लिखा तो समझ लो ये उसका वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब ये वाला उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब स्पष्ट तरीके से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देते हैं ठीक तरीके से। इतना समझ में आ रहा है। इतना ही समझें, आगे की चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगी। दर्पण जब पढ़ाऊंगा, किरण आरेख जब उसमें पढ़ाते हैं तो वास्तविक और आभासी इस तरीके से याद हो जाएगा कि कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। तो इतना याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सके। इसका मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब पर्दे पर ना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। पर्दों पर नहीं, पर्दे पर। जो प्रतिबिंब पर्दे पर ना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। अगर इतनी बातें समझ में आई तो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की चीज़ें भी आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए, एक बात तो हमारी साइड से ये इतना डिसीजन दे दिया कि सर वास्तव इमेज क्या होता है।
दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो जो उसकी आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण, इमेज कहते हैं। इमेज कई प्रकार के, दो प्रकार के, एक रियल इमेज होता है, क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, वास्तविक होता है, और क्या होता है, आभासी। जब वास्तव में प्रतिबिंब बने तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जब प्रतिबिंब आभास हो तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमने कहा जब शीशे में मैं अपना मुंह देखता हूँ तो हूबहू मेरे जैसा एक लड़का और दिखाई देता है, तो क्या वास्तव में वो लड़का है, नहीं है ना। इसका मतलब वो क्या होता है, आभास हो रहा है कि मेरे जैसा कोई है, लेकिन वो मेरे जैसा कोई है नहीं उसमें, तो वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। बस समझ में आ रही है ना, वास्तव में नहीं होता, आभासी होता है। अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हो जाता हूँ, सूर्य की किरणों के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो वास्तव में जो छाया बन रही है वो वास्तव में मेरी छाया है, मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी छाया है, तो वो कैसा है, वास्तव प्रतिबिंब है। क्या वो मेरे जैसा दिखाई दे रही है, क्या हूबहू, नहीं, वो मेरे जैसा नहीं है, वो काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो वास्तव में है। जमीन एक प्रकार का उस समय पर्दे का काम करती है, किसका काम करती है, पर्दे जैसा जमीन व्यवहार करती है। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया है। हमने कहा और समझो। अब तो कहानी शुरू हो रही है कि इस चैप्टर को पढ़ाया क्यों जाता है और पढ़ा क्यों जाता है। तो बच्चों अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो दर्पण स्टार्ट करने वाले हैं। अब बच्चों अगर दर्पण का टॉपिक हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आनंद है, क्योंकि सर दर्पण किसे कहते हैं। बच्चों अगर कभी आपको ये जानना हो कि दर्पण किसे कहा जाता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझोगे कि दर्पण एक्चुअली में किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक ध्यान से समझना, पहले बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहा जाता है। अब बताओ जो दर्पण होता है उसे क्या कहेंगे। दर्पण का मतलब कभी भी होता है तो ऐसी वस्तु जिसमें हमें हमारा मुंह दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। मतलब सर क्या कह रहे हैं, जिसमें हमारा मुंह दिखाई दे। हमने कहा बिल्कुल, जैसे तुम लोग देखो शीशे में जो बगल की लाइट लगी होती है, सॉरी जो मिरर लगा होता है जिसे साइड मिरर कहते हैं, जिसमें पीछे की गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं देखते हो, उसमें क्या लिखा होता है, मिरर लिखा होता है। इसका मतलब उसमें हमें हमारा मुंह दिखाई देता है, तो सर वो क्या होता है, दर्पण होता है। बिल्कुल, अगर कभी कभी आप लोग के घर में जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें जो शीशा लगा होगा वो भी क्या होता है, दर्पण ही होता है, उसमें भी तुम्हारा मुँह दिखाई देता है। तो जिस कांच में तुम्हारा मुँह दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। और जिस कांच में तुम्हारा मुँह न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, दर्पण नहीं कहते हैं, साधारण उसे क्या कहते हैं, कांच कहते हैं। बच्चों अगर कभी भी दो चीज़ें आपसे पूछ ले, एक तो पूछ ले आप लोगों से क्या, कांच, और एक पूछ ले आप लोगों से क्या, दर्पण, तो अब कैसे आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कांच है कौन सा दर्पण। तो इसमें बच्चों हमें हमारा मुंह नहीं दिखाई देता है। अगर मुंह ना दिखाई दे तो वो साधारण कांच होता है। अगर बच्चों हमें हमारा मुंह दिखाई दे देता है इसका मतलब वो क्या है, दर्पण है। इस प्रश्नावली में हमें कांच नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ करके चलना है, दर्पण अकेले पढ़ करके चलना है। ठीक है सर, हमें दर्पण अकेले पढ़ के चलना है, हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, जब किसी साधारण का दर्पण बनता कैसे है सर, हमने देखा था सर हमारे घर में जो शीशा था उसको जब हमने तोड़ दिया ना तो उस शीशे के पीछे वाले हिस्से पर सर पॉलिश किया रहता है। जब शीशे के पीछे वाले हिस्से पर पॉलिश किया था ना तो वो जो पॉलिश था, और इधर हमने जब शीशे को करके देखा तो हमें हमारा उसमें मुंह दिखाई दे रहा था। तो जब बच्चों उसमें हमारा मुंह हमको दिखाई दे रहा था ना, इसका मतलब वो क्या बन गया, वो एक साधारण शीशा क्या बन चुका है, कांच बन चुका, सॉरी साधारण जो कांच था वो क्या बन चुका है, दर्पण बन चुका है। तो दर्पण में हमेशा ये फिक्स है कि उसके पीछे एक पेंट किया रहता है, एक पॉलिश किया रहता है, तभी वो दर्पण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो सर दर्पण बनता कैसे है, हमने कहा कि एक बच्चों में साधारण कांच दे देता हूँ, ये एक कांच है। जब किसी कांच के एक हिस्से पर बच्चों पिछले हिस्से पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और अगले हिस्से से हमें हमारा मुंह दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब ये जो साधारण कांच था इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, दर्पण, क्योंकि इस दर्पण में बच्चों हमारा अब क्या दिखाई देगा, मुँह दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब साधारण कांच में, बच्चों ध्यान से देखकर करना, क्या बोलेंगे, जब साधारण कांच में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो पॉलिश करने से जो प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जब किसी साधारण कांच के एक हिस्से पर पॉलिश कर दें और दूसरे हिस्से से हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगे उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। इतना हमेशा ध्यान देना, परिभाषा आप अपने से लिखो। दर्पण किसे कहते हैं, साधारण कांच के एक हिस्से पर पॉलिश करें, दूसरे के हिस्से पे हमारा मुंह दिखे, उसी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, उसी को दर्पण कहते हैं। हमने कहा कि ये एक साधारण कांच है, ध्यान से देखना, इसके एक हिस्से पर पॉलिश कर देंगे और दूसरे के हिस्से पर हमारा मुंह दिखाई देने लगे, तो ये जो साधारण कांच था, इसी कांच को क्या बोल देंगे सर, दर्पण बोल देते हैं। बहुत पुरानी क्या है, इसे हमने पढ़ा हुआ है देखो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे दर्पण कहा जाता है। तो कभी कभी ये चीज़ें इतनी होती हैं कि हमारे पास में जब किसी साधारण कांच के एक हिस्से पर पॉलिश कर दें और दूसरे हिस्से पर हमें हमारा मुंह दिखाई देने लगता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यानी कि सर बिल्कुल हमको इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। हमने कहा चलो आनी भी चाहिए। अब कोई अगर आप लोगों से पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि बाबू अगर दर्पण के आप लोगों को प्रकार समझ के चलना है तो बच्चों दर्पण के प्रकार दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो हमारे पास में समतल दर्पण होता है। कैसा होता है बच्चों, समतल दर्पण। और एक हमारे पास में जो दर्पण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल, इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखना, सम प्लस यहाँ से किससे मिलके बना है, तल। अब जब सम तल से मिलके बना है, सम का मतलब क्या होगा, समान। तल का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, सतह। समान सतह वाले दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं, जिसकी सतह गोल हो। बच्चों क्या बोलते हैं, जिसकी सतह गोल हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो टाइप को होते हैं, एक तो हमारे पास में अवतल दर्पण होगा और दूसरा हमारे पास में कैसा होगा, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होगा, एक तो अवतल दर्पण होगा और दूसरा कैसा होता है, उत्तल दर्पण होते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दर्पण कितने टाइप के होते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दो, समतल दर्पण और क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक ही प्रकार का होगा बच्चों, ये कितने प्रकार के होंगे, एक प्रकार का। ये कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। टोटल जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों कौन सा होता है, समतल। दूसरा बच्चों कौन सा होता है, अवतल। और तीसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होते हैं। सर इतना याद करके रखना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल दर्पण के प्रकार के टोटल तीन प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। चलिए सर पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब बाबू हम लोग जो यहाँ से पढ़ करके चलने वाले हैं वो पढ़ेंगे यहाँ से दर्पण की जानकारी लेते हैं। अब बताओ ये दर्पण की जानकारी के अंदर हमारे पास में क्या होगा, तो पहला बच्चों यहाँ से क्या होता है, समतल दर्पण। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होते हैं। समतल दर्पण ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से क्या बोलते हैं, समतल। ऐसा दर्पण जिसकी सतह सभी जगहों पर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। घर में देखा जाने वाला जो शीशा होता है उसे भी क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ब्यूटी पार्लर में जो लगा हुआ शीशा होता है उसे भी क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और जो सैलून में लगा हुआ शीशा होता है उसे भी क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। मैंने एक सैलून में लगा हुआ शीशा, ये गलत बोला, बिल्कुल सही बोला हूँ। कुछ लोग इसे अवतल दर्पण मार करके चले जाएंगे। उन बेवकूफ़ों को कहना पहले एक बार इस चैनल पर आकर के विजिट करें, फिर समझ में आएगा कि सैलून में अवतल दर्पण का यूज होता है कि उत्तल दर्पण का यूज होता है। अवतल का कहाँ यूज होता है वो भी बताऊँगा, उत्तल का समतल का कहाँ पर यूज होता है ये भी बताऊँगा। समझ में आ रही है कि नहीं? इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। कहानी शुरू होगी हमारी वहीं से जहां से हमने सफ़र स्टार्ट किया है, और ये हमारे पास में है समतल दर्पण। समतल दर्पण को बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में पढ़ने के लिए पढ़ाया, ऐसा कि बार बार ना पढ़े कभी वैसा, ठीक है। इसे फिर से पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। पूरी वीडियो बच्चों देखें, तभी जाकर के सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ सकती हैं। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।